हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बहुत ही अच्छी पारिवारिक कहानी सुनेंगे। समझदार बहू। एक समझदार बहू ससुराल में आने वाले संकट को किस तरह से अपने समझदारी से सुलझाती है, वो हम इस कहानी में सुनेंगे। तो मेरे साथ कहानी के एंड तक बने रहिए और कहानी का मज़े लीजिए। गांव का नाम था रामपुर। हरियाली से भरा, छोटे छोटे खेतों से सजा और मिट्टी की खुशबू से महकता गांव। यहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता था और सब एक दूसरे की मदद करते थे। इसी गांव के सबसे प्रतिष्ठित परिवार में थी शिवराम चौधरी की हवेली। चौधरी जी अपने ज़माने के जमींदार थे, लेकिन अब खेती और समाज सेवा में लगे रहते थे। उनके परिवार में थे उनकी पत्नी गायत्री देवी, बड़ा बेटा राजीव, छोटा बेटा अमित और अब नई बहू बनी थी सुहानी, जो अमित की पत्नी थी। शादी के बाद पहला दिन सुहानी शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी। उसने एमए तक पढ़ाई की थी, लेकिन उसमें घमंड बिल्कुल नहीं था। उसका स्वभाव शांत, समझदार और सभी की इज्जत करने वाला था। जब वह पहली बार ससुराल पहुंची तो उसकी आंखों में थोड़ा सा डर और उम्मीद थी। गायत्री देवी ने आरती की थाली से उसका स्वागत किया। आओ बेटी, इस घर में लक्ष्मी के रूप में कदम रखो, गायत्री देवी मुस्कुरा कर कहा। सुहानी ने धीरे से दरवाजे की चौखट पर पांव रखा। सभी रिश्तेदार, पड़ोसी और गांव की औरतें उसे देखने आए थे। कुछ ने तारीफ की तो कुछ ने कानों में धीमे से कहा, शहर की लड़की है, पता नहीं कैसे निभाएगी। लेकिन सुहानी ने सबको नम्रता से नमस्ते किया और मुस्कुरा दी। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर सुहानी ने रसोई में जाने की सोची। जैसे ही वह अंदर पहुंची, वहाँ पहले से ही गायत्री देवी खड़ी थी। बेटी, तुम आराम करो, अभी नई नई आई हो, ये सब काम मैं कर लूँगी, उन्होंने कहा। सुहानी ने विनम्रता से कहा, माँ जी, अब ये मेरा भी घर है, अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। गायत्री देवी को यह बात बहुत भाई। उन्होंने कहा, ठीक है, आज नाश्ते में पराठे और चाय बना लो। सुहानी ने फुर्ती से काम शुरू किया। उसने झटपट आलू के पराठे बनाए और अदरक वाली चाय तैयार की। पूरा घर खुशबू से महक उठा। राजीव बोला, वाओ, किसने बनाया ये नाश्ता? गायत्री देवी मुस्कुराई, नई बहू ने। सबने तारीफ की और सुहानी की तारीफ गांव तक पहुंच गई। पर सब कुछ इतना आसान भी नहीं था। बगल की चाची शांति चाची, जो हर बात में टांग अड़ाती थी, उन्होंने गायत्री देवी से कहा, बहू तो ठीक लगती है, पर शहर की लड़कियां चालाक होती हैं, ज़्यादा मीठा बोले तो भी संभल के रहना चाहिए। गायत्री देवी ने मुस्कुरा कर बात टाल दी, पर उनके मन में थोड़ा शक बैठ गया। उधर सुहानी को भी धीरे धीरे महसूस हुआ कि हर मुस्कुराहट के पीछे कुछ सवाल छिपे हैं। लेकिन उसने सोच लिया था, मैं समझदारी और प्यार से सबको जीत लूँगी। सुहानी को ससुराल आए अभी 1 हफ्ता ही हुआ था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे हर कहानी में एक मोड़ आता है, वैसे ही यहाँ भी आया। एक दिन सुबह गायत्री देवी की बहुत प्यारी सोने की चूड़ियाँ नहीं मिल रही थी। वह परेशान होकर कमरे से बाहर निकली और सबको इकट्ठा किया। मेरी सोने की चूड़ियाँ अलमारी में रखी थी, अब वह वहाँ नहीं है, उन्होंने गुस्सा में कहा। राजीव और अमित दोनों चौंक गए। माँ, आपने कहीं और तो नहीं रखी होगी? अमित ने पूछा। नहीं, मैं रोज़ वहीं रखती हूँ, आज नहीं है, माँ ने कहा। शांति चाची, जो उसी वक्त घर में आई थी, तुरंत बोली, कहीं नई बहू ने तो नहीं देखी?
शहर की लड़कियां शौक बहुत रखती हैं। सुहानी पास खड़ी थी, उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ आंखें झुका ली। गायत्री देवी ने सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका चेहरा बदल गया था। अमित ने बाद में सुहानी से कहा, तुम परेशान मत हो, माँ बस घबरा गई है। सुहानी ने सर हिलाया, मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मेरे ऊपर शक किया जा रहा है। अगले दिन सुहानी का व्यवहार थोड़ा शांत हो गया। वह पहले की तरह हंसती नहीं थी, लेकिन अपने काम में कमी नहीं करती थी। तीसरे दिन गायत्री देवी को अलमारी के ऊपर एक पुराना डिब्बा मिला। उसमें वही सोने की चूड़ियाँ थीं। उन्होंने तुरंत समझा कि उन्होंने ही गलती से वहाँ रख दी थी। उनका चेहरा शर्म से झुक गया। राजीव ने कहा, माँ आप बहू से माफ़ी मांग लीजिए। गायत्री देवी बोली, मैं माँ हूँ, माफ़ी थोड़ी मांगूंगी, लेकिन मैं कुछ करूँगी। गायत्री देवी ने उस दिन सबके सामने ऐलान किया, आज से हमारे घर की रसोई की जिम्मेदारी सुहानी के हाथों में होगी। वह समझदार है और इस घर की इज्जत है। सुहानी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुरा दी। शांति चाची थोड़ी नाराज़ सी लगी, लेकिन गांव की औरतों ने भी कहा, नई बहू तो वाकई समझदार निकली, ना कुछ बोली ना रोई, बस अपने व्यवहार से सबको जीत लिया। उस रात गायत्री देवी ने चुपचाप सुहानी के कमरे में आकर कहा, बेटी मुझे तुमसे बात करनी है। सुहानी ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आपका प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। गायत्री देवी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने सुहानी को गले लगा लिया। रामपुर गांव में बहुओं और लड़कियों की ज़िंदगी एक ही डर्रे पर चलती थी। सुबह उठो, चूल्हा चौका करो, खेतों में काम करो और फिर रात को थक कर सो जाओ। पढ़ाई लिखाई या अपने सपने देखने की किसी को इजाज़त नहीं थी। सुहानी ने धीरे धीरे यह सब महसूस किया। बातों बातों में एक आइडिया। एक शाम सुहानी आंगन में बैठकर सिलाई कर रही थी। तभी पड़ोस की सीमा आई, जो सिर्फ 8वीं पास थी, लेकिन पढ़ाई में तेज थी। सीमा ने झिझकते हुए पूछा, भाभी जी आपको इंग्लिश आती है क्या? सुहानी मुस्कुराई, हाँ, क्यों? सीमा ने कहा, मुझे भी सीखनी है, पर माँ कहती है कि बहुओं को किताबों से क्या लेना देना। सुहानी को बात चुभ गई। उसी वक्त उसके मन में एक बीज पड़ा, अगर मैं गांव की बहनों को कुछ सिखा पाऊँ तो यही असली सेवा होगी। अगले ही हफ्ते सुहानी ने गायत्री देवी से कहा, माँ जी क्या मैं आंगन में कुछ बहनों को 1-1 घंटे पढ़ा सकती हूँ? गायत्री देवी पहले चौंकी, फिर बोली, तू पढ़ाएगी और कौन आएगा? सीमा, रानी और कई लड़कियाँ हैं जो पढ़ना चाहती हैं। सुहानी बोली। थोड़ी सोच के बाद गायत्री देवी ने हाँ में भर दी। ठीक है बेटी, अगर इससे किसी की ज़िंदगी सुधरती है तो ज़रूर करो। अगले ही दिन दोपहर के समय आंगन में छोटी सी पाठशाला शुरू हुई। सुहानी ने एक पुरानी स्लेट और चौक निकाली और 5 लड़कियों को अंग्रेजी के आसान शब्द सिखाने शुरू किए। धीरे धीरे खबर पूरे गांव में फैल गई, चौधरी की बहू इंग्लिश पढ़ा रही है। कुछ लोगों को यह बात पसंद नहीं आई। शांति चाची फिर बोली, अब बहुएं टीचर बनेंगी, ये सब ठीक नहीं, ये बस बगावत करवाएगी। लेकिन बहुत सी माँओं ने कहा, अगर हमारी बेटियां थोड़ी पढ़ जाएंगी तो उनका आत्मविश्वास तो बढ़ेगा ही। एक दिन सीमा के पिता नाराज होकर चौधरी जी के पास पहुँचे। आपकी बहू हमारी बेटी को बिगाड़ रही है, वह अब खेत में कम किताब में ज़्यादा दिल लगाती है। चौधरी जी ने गंभीर स्वर में कहा, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बेटी आगे बढ़े? जो काम सरकार नहीं कर पा रही है वो मेरी बहू कर रही है। सीमा के पिता चुप हो गए। 15 दिन बाद गांव के मंदिर में एक छोटी सी सभा हुई।
सुहानी और उसकी छात्राओं ने वहाँ स्वच्छता और शिक्षा पर एक छोटा नाटक प्रस्तुत किया। लोगों ने तालियां बजाई, बुजुर्गों की आंखों में चमक थी, बच्चों में उत्साह था। गायत्री देवी और चौधरी साहब को उस दिन महसूस हुआ, ये बहू सिर्फ समझदार नहीं, समाज की शिल्पकार है। गांव रामपुर में जब से सुहानी ने पाठशाला शुरू की थी, गांव की हवा बदलने लगी थी। लड़कियां अब दोपहर में किताबें लेकर आंगन में बैठती, अंग्रेजी बोलने की कोशिश करती और अपनी ज़िंदगी को लेकर सपने देखने लगी थी। लेकिन हर बदलाव के साथ कुछ विरोध भी आता है। गांव का नेता बृजभान सिंह गांव का एक लोकल नेता था। वह हर चुनाव में खुद को गांव का मसीहा कहता, लेकिन असल में उसकी राजनीति गरीबों की अज्ञानता पर टिकी थी। उसे डर लगने लगा कि अगर लड़कियां पढ़ लिख गई तो लोग सवाल पूछने लगेंगे। एक दिन उसने अपने लोगों से कहा, अगर ये बहू ऐसे ही चलती रही तो अगला चुनाव हारना तय है। कुछ करना पड़ेगा। बृजभान ने पंचायत में एक झूठ फैलाया। चौधरी की बहू लड़कियों को घर से बाहर निकालकर उनके संस्कार बिगाड़ रही है। गांव की परंपराएं टूट रही है। कुछ बुजुर्गों को भड़काया गया। पंचायत बुलाई गई। पंचायत में बृजभान ने कहा, हमारे गांव में औरतें चूल्हा चौका करती हैं, किताबें नहीं पढ़ती। ये सब बंद होना चाहिए। गायत्री देवी पहले चुप रही, लेकिन जब सुहानी से पंचायत ने जवाब मांगा, वह शांति से उठी। आप कहते हैं मैं संस्कार तोड़ रही हूँ? सुहानी बोली, लेकिन क्या संस्कार का मतलब यह है कि हमारी बेटियाँ पूरी ज़िंदगी बिना कुछ सीखे, बिना अपनी आवाज़ उठाए बस चुपचाप जिए? पूरा आंगन शांत हो गया। अगर पढ़ाई से उनकी ज़िंदगी सुधरती है तो क्या वह गलत है? मैं तो यही सिखा रही हूँ, सम्मान, आत्मविश्वास और ईमानदारी। गायत्री देवी ने पहली बार सामने आकर कहा, मैं इस घर की बड़ी हूँ और मैं कहती हूँ मेरी बहू ठीक कर रही है। जो चाहो पंचायत में लिख दो, मैं उसके साथ हूँ। चौधरी जी भी खड़े हो गए और मैं भी। धीरे धीरे गांव के कई लोग बोल पड़े, हमारे बच्चे अब सपने देख पा रहे हैं। हमने तो अपनी ज़िंदगी गंवा दी, लेकिन अब हमारी बेटियां आगे बढ़ेगी। बृजभान जी, आप राजनीति करिए, बहू को पढ़ाने दीजिए। बृजभान का चेहरा उतर गया। पंचायत में किसी ने उसका साथ नहीं दिया। उस दिन के बाद सुहानी की पाठशाला को गांव की नई आशा केंद्र कहा जाने लगा। सरपंच ने भी घोषणा की, गांव के स्कूल के एक कमरे को सुहानी बहू को सौंपा जाएगा। लड़कियां अब खुले कमरे में ब्लैक बोर्ड पर पढ़ती और अपनी दुनिया खुद रचती। पिछले कुछ महीनों में सुहानी का नाम पूरे गांव में सम्मान से लिया जाने लगा था। लेकिन ज़िंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती। अब एक ऐसी चुनौती आने वाली थी जो सिर्फ बहू की नहीं, पूरे परिवार की परीक्षा बन गई। अमित शहर में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। वह हर महीने की पगार से अपने घर की ज़रूरतें पूरा करता, माँ बाप को पैसे भेजता और सुहानी की छोटी छोटी इच्छाओं को भी बिना कहे पूरा करता। एक दिन जब अमित शाम को घर लौटा, उसका चेहरा उतरा हुआ था। सुहानी ने पूछा, क्या हुआ अमित, सब ठीक है ना? अमित ने बहुत देर बाद जवाब दिया, मेरी कंपनी बंद हो गई है, हमें बिना नोटिस निकाल दिया गया। यह खबर सुनते ही घर का माहौल बदल गया। गायत्री देवी चिंतित हो गई और चौधरी जी ने चुप्पी साध ली। अमित अब हर दिन नौकरी के लिए आवेदन करता, लेकिन कहीं से जवाब नहीं आता। घर का खर्च मुश्किल से चल रहा था। सुहानी ने देखा कि अमित हर दिन थोड़े और चुप हो जाते हैं। माँ अब हर खर्च पर 2 बार सोचती थी। एक शाम गायत्री देवी बोली, अब तो बहू की पाठशाला भी बंद करनी पड़ेगी। पहले घर चले, फिर बाकी बातें। सुहानी चुप हो गई। अगले दिन सुबह सुहानी ने अमित से कहा, अगर आप इजाज़त दें
तो मैं घर से कुछ ऑनलाइन काम शुरू कर सकती हूँ। मैंने कॉलेज में कंटेंट राइटिंग सीखी थी, जिससे कुछ पैसे आ सकते हैं। अमित को पहले संकोच हुआ, लोग क्या कहेंगे कि चौधरी की बहू अब काम करेगी। सुहानी मुस्कुराई, जब लोग बुरे वक्त में सवाल पूछते हैं तब औरतों को जवाब बनना पड़ता है। अमित ने सिर हिलाया सहमति में। सुहानी ने एक पुराना लैपटॉप निकाला जो अमित का था। गांव की धीमी इंटरनेट स्पीड के बावजूद उसने एक वेबसाइट पर काम शुरू किया। वह बच्चों के लिए हिंदी और इंग्लिश की कहानियाँ लिखने लगी। धीरे धीरे उसे छोटे छोटे काम मिलने लगे। पहले महीने उसने 3,000 कमाए, दूसरे में 7,000 और फिर 12,000। गायत्री देवी ने जब देखा कि सुहानी के पैसे से घर के राशन का सामान आया है तो उनकी आंखें भर आई। तू तो सच में इस घर की लक्ष्मी निकली, उन्होंने कहा। अमित ने भी हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने गांव में ही एक कंप्यूटर कोचिंग सेंटर खोलने का प्लान बनाया। सुहानी ने उसका पूरा साथ दिया। पोस्टर बनाए, गांव के लड़कों को बुलाया और प्रचार भी किया। कुछ ही महीनों में अमित का सेंटर चल निकला। लोग कहते, जहां बहू समझदार हो वहां पूरे दिन भी ज़्यादा देर नहीं टिकते। अब तक सुहानी के जीवन में कई तूफान आए थे, शक, पंचायत, आर्थिक तंगी, लेकिन हर बार उसने हिम्मत से सामना किया। धीरे धीरे उसका नाम ना सिर्फ रामपुर बल्कि आसपास के गांवों में भी फैलने लगा। एक दिन गांव में जिला अधिकारी का दौरा हुआ। वह सरकारी स्कूलों की हालत देखने आए थे। तभी उन्हें सुहानी की नई आशा केंद्र की खबर मिली। वे चौधरी जी के घर पहुँचे और सुहानी की पाठशाला देखी, बच्चों से बात की, उनकी कॉपियाँ देखी और फिर सुहानी से कहा, आपने जो काम अकेले दम पर किया है वह पूरे प्रशासन के लिए प्रेरणा है। हम इसे जिला स्तर पर आदर्श शिक्षण मॉडल बनाना चाहते हैं। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गायत्री देवी ने पहली बार खुद अपने हाथों से मिठाई बांटी। जहां सफलता होती है वहां ईर्ष्या भी पैदा होती है। गांव की एक और बहू थी, माया। उसका पति शहर में अफसर था और वह खुद को गांव की सबसे बड़ी बहू समझती थी। जब उसने सुना कि सुहानी को सरकार सम्मान देने वाली है तो उसका चेहरा उतर गया। अरे, एक मामूली लड़की और उसके गांव वाले ड्रामे को इतना बढ़ावा मिल रहा है, ये तो हमारे नाम पर धब्बा है। माया ने अपनी सास से कहा। माया ने तय किया कि वह सुहानी को नीचा दिखाएगी। उसने कुछ गांव की औरतों से मिलकर अफवाहें फैलाना शुरू की। सुहानी पैसे के लिए लड़कियों को घर से निकालती है, वह गांव की बहुओं को बिगाड़ रही है। अब तो पति भी उसके नाम से कमाता है। धीरे धीरे गांव में सुहानी के खिलाफ कानाफूसी शुरू हो गई। आंखों में आंसू, दिल में आग। सुहानी को अब यह सब पता चला तो उसका दिल टूट गया। एक शाम वह आंगन में अकेली बैठी थी। गायत्री देवी पास आई और बोली, बेटी, जब पीपल का पेड़ बड़ा होता है तो सबसे पहले वही बिजली की चपेट में आता है, पर क्या वो पेड़ छांव देना बंद करता है? सुहानी की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, माँ जी, मैं कुछ गलत नहीं कर रही, पर लोग मुझे गलत क्यों समझते हैं? गायत्री देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि तू ऊंचा उड़ रही है और उड़ते पंछी पर पत्थर ज़्यादा फेंकते हैं। 2 हफ्ते बाद जिला के मुख्य समारोह में सुहानी को ग्राम शिक्षा रत्न अवार्ड दिया गया। मंच से जब उसने भाषण दिया तो कहा, मैं सिर्फ एक बहू हूँ जिसने घर से पढ़ाई शुरू की थी। अगर मुझे सम्मान मिला है तो इसका श्रेय मेरे परिवार, मेरे पति और मेरी सास को जाता है, जिन्होंने मुझे रोका नहीं बल्कि मेरा साथ दिया। टीवी पर लाइव भाषण देखकर गांव की माया चुप हो गई। गांव की औरतें अब कहने लगी, माया के कपड़े भले महंगे हो पर असली हीरा तो सुहानी है।
सुहाने की पाठशाला अब एक मिशन बन चुकी थी। गांव के बच्चों और खासकर लड़कियों के माता पिता अब खुद आकर पूछते, मेरी बिटिया को भी नाम लिखवा दीजिएगा बहू जी। सुहाने ने सिर्फ अक्षर नहीं सिखाए थे, उसने लड़कियों को सपने देखने का हक दिया था। एक दिन सीमा, रानी और पूनम, 3 लड़कियां सुहाने के पास आई। भाभी, क्या हम शहर जाकर कॉलेज में एडमिशन ले सकती हैं? सुहानी को जैसे किसी ने दुनिया की सबसे मीठी बात सुना दी हो। वह जानती थी कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन मुमकिन ज़रूर है। उसने तुरंत उनके माता पिता को बुलाया। कुछ बोले, हमारी बेटियां बाहर कैसे जाएंगी? कुछ वो बोले, लड़कों की दुनिया है वहाँ, हमारी बेटियां कमज़ोर हैं। सुहानी ने शांत होकर कहा, अगर हम उन्हें पिंजरे में रखेंगे तो वे कभी उड़ना नहीं सीखेंगी और हर चिड़िया को उड़ान का हक है। धीरे धीरे सुहाने की बातों का असर हुआ। अंततः तीनों लड़कियां शहर के सरकारी कॉलेज में दाखिला हो गई। पहली बार रामपुर गांव से कोई लड़की बीए में दाखिला ले रही थी। कॉलेज की शुरुआत में सब कुछ नया था। नए कपड़े, नया माहौल और नए चैलेंज। लड़कियां अंग्रेजी में कमज़ोर थीं। शहर की लड़कियां उनकी सादगी का मजाक उड़ाती। सीमा ने एक दिन रोते हुए सुहानी को फ़ोन किया, भाभी, वहाँ की लड़कियां हमें गंवार कहती हैं, हमें कुछ नहीं आता। सुहानी ने कहा, सीमा, हर बड़ा पेड़ भी किसी दिन एक बीज था। अपने आप को कम मत समझो और अगर ज़रूरत हो तो मैं खुद आकर पढ़ाऊँगी। सुहानी ने अब ऑनलाइन क्लास शुरू की, ख़ास तौर पर अपने गांव की लड़कियों के लिए जो शहर जाकर पढ़ रही थी। वह उन्हें वीडियो कॉल पर अंग्रेजी बोलना सिखाने लगी, इंटरव्यू की तैयारी कराने लगी। धीरे धीरे फ़र्क नज़र आने लगा। 6 महीने बाद कॉलेज में इंटर क्लास भाषण प्रतियोगिता हुई। सीमा ने भाग लिया और उसके भाषण गांव की बेटी, देश की शक्ति को स्टेडियम ओवेशन मिला। कॉलेज की प्रिंसिपल ने मंच से कहा, आज यह लड़की सिर्फ बोल नहीं रही, एक नया इतिहास लिख रही है। जब तीनों लड़कियां पहली बार छुट्टियों में गांव लौटीं तो पहले जो लोग ताना मारते थे अब मिठाई लेकर घर आ रहे थे। एक बूढ़ी अम्मा बोली, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे घर की लड़की कॉलेज में पढ़ेगी। गायत्री देवी मुस्कुराई, ये सब मेरी बहू सुहानी का कमाल है। सुहानी की मेहनत ने अब राज्य स्तर पर ध्यान खींचा जाता था। जिलाधिकारी ने उनकी सिफारिश राज्य सरकार तक भेजी और कुछ ही दिनों में उसे एक पत्र मिला। पत्र पढ़कर सुहानी चौंक गई। गायत्री देवी और चौधरी जी भी गर्व से मुस्कुरा रहे थे, लेकिन साथ ही थोड़ी चिंता भी थी। पहली बार शहर जाएगी, भाषण देगी, सामने मंत्री, अधिकारी और पत्रकार होंगे। सुहानी थोड़ी घबराई हुई थी। अमित ने कहा, सुहानी, तुमने कभी मंच नहीं मांगा। तुम्हारा काम इतना बोलता है कि मंच खुद तुम्हें बुला रहा है, बस दिल से बोलना। सुहानी ने पहली बार साड़ी के साथ ब्लाउज सिलवाया, जिसमें कंधे पर नई आशा केंद्र का बैज लगा था। आँखों में आत्मविश्वास और होठों पर हल्की मुस्कान लेकर वह राजधानी रवाना हो गई। भव्य हॉल था। सामने राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री, आईएएस अधिकारी, एनजीओ कार्यकर्ता और तमाम पत्रकार मौजूद थे। बड़े बड़े कैमरे, बड़ी बड़ी बातें। सुहानी को मंच पर बुलाया गया। वह माइक के सामने खड़ी हुई। पहले कुछ पल चुप रही, फिर बोली, नमस्ते, मैं हूँ रामपुर की एक बहू, जिसे कभी सिर्फ रोटियां बेलने, औरतों की बातों में चुप रहने सिखाया गया था। लेकिन आज मैं बोल रही हूँ क्योंकि मेरी बेटियाँ अब चुप नहीं हैं। पूरा हॉल शांत था। अगर एक बहू जो सिलाई मशीन भी ठीक से नहीं चला पाती थी, गांव की लड़कियों को कॉलेज तक पहुंचा सकती है, तो सोचिए, अगर हमें थोड़ा सा और साथ मिले तो ये लड़कियां कहाँ तक पहुंच सकती हैं, कहाँ तक जा सकती है।
तालियां गूंज उठी। एक पत्रकार ने सवाल किया, आप क्या साबित करना चाहती हैं कि बहुएं घर छोड़कर नेता बन जाए? सुहानी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं बस यह साबित करना चाहती हूँ कि बहुएं सिर्फ घर नहीं, देश भी संवार सकती है। पूरा मंच तालियों से भर गया। राज्य की मंत्री ने वही घोषणा की, हम सुहानी योजना के नाम से हर जिले में एक बहु शिक्षा केंद्र खोलेंगे, जहां स्थानीय महिलाएं बच्चों को पढ़ाएगी, आत्मनिर्भर बनेंगी। गांव में जब सुहानी लौटी तो पहले वही लोग जो कहते थे बहू को इतना पढ़ाने का क्या फ़ायदा, अब उसके घर के बाहर फूलों की मालाएं और बैंड बाजा लेकर खड़े थे। चौधरी जी बोले, हमारे घर की बहू अब पूरे राज्य की बहू बन गई है। गायत्री देवी की आंखें नम थीं, लेकिन चेहरे पर वो शांति थी जो बस गर्व से आती है। सफलता का स्वाद मीठा होता है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत, संघर्ष और बलिदान अक्सर दिखाई नहीं देते। सुहानी अब राज्य स्तर पर एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसका दिन सुबह 5 बजे शुरू होता और देर रात तक चलता। लेकिन इस दौड़ में एक दिन सुहानी खुद से सवाल करने लगी, क्या मैं बहुत आगे निकल आई हूँ? अमित अब अपने कोचिंग सेंटर में व्यस्त रहता। सुहानी अपनी सुहानी योजना के जिला दौरे में दोनों के बीच पहले जैसी बातचीत नहीं होती। एक रात अमित ने कहा, सुहानी, तुम इतनी बड़ी बन गई हो, लेकिन हमारे बीच जो बातें थीं वो अब कहाँ हैं? सुहानी चुप रही। उसे समझ नहीं आया कि वह किसे जवाब दे, पति को या अपने मिशन को। गायत्री देवी भी अब बीमार रहने लगी थी। उनका इलाज चल रहा था, लेकिन वह बार बार सिर्फ सुहानी को ही देखना चाहती थी। अमित ने एक दिन कहा, माँ अब चाहती है कि हम परिवार बढ़ाएं, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? सुहानी चौंक गई। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं माँ बनना चाहती हूँ अमित, लेकिन मुझे डर लगता है, क्या मैं एक अच्छी माँ बन पाऊँगी? अमित ने कहा, तुमने सैकड़ों बेटियों को उड़ने दिया है, तुम अपनी औलाद को भी प्यार देना सीख ही लोगी। एक दिन सुहानी ने तय किया वह कुछ समय के लिए ब्रेक लेगी। उसने अपने शिक्षा केंद्रों की जिम्मेदारी प्रशिक्षित बहुओं को सौंप दी और अपनी माँ जैसी सास के साथ ज़्यादा समय बिताने लगी। वह अमित के साथ देर रात चाय पर बात करती, पुरानी तस्वीरें देखती और बालकनी में बैठकर सपनों को थोड़ा आराम देने लगी। गायत्री देवी ने एक शाम सुहानी का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, सेवा करना अच्छा है, लेकिन अगर तू खुद को खो देगी तो ये सेवा अधूरी रह जाएगी। सुहानी मुस्कुराई, माँ जी, मुझे लगता है अब मैं फिर से जीना सीख रही हूँ, आपके साथ, अपने अंदर के सुकून के साथ। गांव की हवा अब सुहानी को सुकून देती थी। दौड़ती भागती जिंदगी थोड़ी थमी और दिल के किसी कोने में एक नई धड़कन पलने लगी थी। हाँ, सुहानी माँ बनने वाली थी, गर्भवती सुहानी। एक नई शुरुआत। सुहानी अब हर सुबह पूजा करती, तुलसी में जल डालती और फिर मटर गश्ती करती गायत्री देवी के साथ। गायत्री देवी ने अपनी पुरानी साड़ियाँ निकाल कर कहा, इनमें से एक साड़ी जब तुम पहली बार घर आई थी तब की है, और अब वही बहू माँ बनने जा रही है। सुहानी की आंखें भीग गई। शरीर की थकान, मन का उत्साह। गर्भवती होने के साथ ही सुहानी को सुबह की उल्टियाँ, चक्कर और शरीर में थकान सताने लगी। एक दिन अमित ने देखा कि वह फाइलों के ढेर में बैठी थी, लेकिन चेहरा पीला पड़ गया था। उसने कहा, सुहानी, अब तुम सिर्फ समाज की जिम्मेदारी नहीं हो, तुम्हारे अंदर एक नई जिंदगी पल रही है, जरा खुद को वक्त दो। सुहानी अब रोज़ अपने होने वाले बच्चे से बातें करती, देखो बेटा, तुम जब आओगे तो तुम्हारी मम्मी और दादी तुम्हारा खूब ध्यान रखेंगी, लेकिन तुम भी आराम से रहना। हाँ। एक दिन गायत्री देवी ने उसका पेट सहलाते हुए कहा, बच्चा चाहे लड़की हो या लड़का, उसमें तेरी समझदारी जरूर आएगी।
आखिरकार एक खूबसूरत बरसाती रात में अस्पताल की खिड़की के पार बिजली चमक रही थी और अंदर से एक नन्ही सी आवाज़ आई। सुहानी ने एक बेटी को जन्म दिया। अमित ने बच्ची को गोद में लिया और धीरे से कहा, हमारी नन्ही क्रांति आ गई। गायत्री देवी ने बच्ची के माथे पर चूमते हुए कहा, इसका नाम रखो आशा, क्योंकि इसने हमें उम्मीद दी है। अब सुहानी का हर दिन आशा के साथ बीतता। वह उसे किताबों से कहानियाँ सुनाती, रंगों से खेलना सिखाती और लोरी में वही बात दोहराती। लेकिन सुहानी ने समाज सेवा से मुंह नहीं मोड़ा। अब वह बच्चों की माँओं के लिए स्मार्ट पेरेंटिंग कार्यालय चलाती, ताकि हर माँ अपने बच्चे को सिर्फ पाल ना सके बल्कि संवार भी सके। समय बीतता गया। आशा अब 12 साल की हो चुकी थी, जिज्ञासु, संवेदनशील और अपनी माँ की परछाई जैसी। सुहानी उसे हमेशा कहती, बेटी सवाल पूछना मत छोड़ना, जवाब तो ज़िंदगी खुद दे देगी। एक बार गांव में मेला लगा। आशा अपनी सहेलियों के साथ वहां गई। सब खुश थे, झूला झूल रहे थे, चूड़ियाँ खरीद रहे थे। तभी आशा ने देखा एक छोटी लड़की झूले की रस्सी खोल रही थी, गंदे कपड़े पहने, नंगे पैर, और उसका पिता उस पर चिल्ला रहा था, जल्दी कर, मेला खत्म होने वाला है। आशा ने उसकी ओर बढ़कर पूछा, तुम खेलने नहीं आई? लड़की बोली, हम लोग खेलने नहीं आते, हम लोग बस काम करने आते हैं। आशा सन्न रह गई। घर आकर उसने सुहानी से पूछा, माँ ये बच्ची मेरी तरह क्यों नहीं स्कूल जाती? उसे तो कोई भी खेलने तक नहीं देता। सुहानी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, क्योंकि समाज में हर बच्चा भाग्यशाली नहीं होता बेटा, और वही फ़र्क मिटाना ही हमारा काम है। आशा बोली, तो क्या मैं कुछ कर सकती हूँ जैसे आपने किया था? सुहानी मुस्कुराई, तू मेरी बेटी है, तेरे सवाल ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। अगले दिन आशा ने अपनी स्कूल में बचपन बचाओ नाम की छोटी सी टीम बनाई। उन्होंने मेला आयोजकों से बात की, गांव के सरपंच को पत्र लिखा और गांव की उस लड़की को पास के सरकारी स्कूल में नामांकित भी करवाया। आशा की यह पहल धीरे धीरे एक बाल जागरूकता अभियान बन गई। मीडिया ने हेडलाइन छापी, समझदार बहू की बेटी भी समझदारी से काम ली। गायत्री देवी अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। जब उन्होंने अखबार में आशा की फ़ोटो देखी तो धीरे से सुहानी से बोली, जिस बहू को देखकर मैं सोचती थी कि ये घर चलाएगी, आज उसकी बेटी समाज को संवार रही है। सुहानी की आंखों में चमक थी, लेकिन होठों पर वही शांत मुस्कान, जैसे कोई सपना धीरे धीरे हकीकत बनता हो। आशा अब गांव की नई प्रेरणा बन चुकी थी। स्कूल में जब उसे छोटी सुहानी कहने लगे थे, एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने घोषणा की, राज्य स्तरीय बाल विचार सम्मेलन में हमारे स्कूल से आशा का चयन हुआ है। वह वहां मंच पर बचपन का हक विषय पर भाषण देगी। पूरे गांव में तालियां बज उठी। सुहानी ने आशा को सीने से लगा लिया, लेकिन साथ ही उसके चेहरे पर एक हल्की चिंता की लकीर थी। प्रतियोगिता से ठीक 2 दिन पहले आशा स्कूल से लौटते वक्त साइकिल से गिर गई। उसके पैर में मोच आ गई और डॉक्टर ने कहा, कम से कम 7 दिन तक चलना नहीं चाहिए, आराम जरूरी है। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। आशा की आंखें भर आई। वह बोली, माँ मैं अब मंच पर नहीं जा सकूँगी। मैं सबकी उम्मीद हूँ, लेकिन अब मैं खुद ही हिम्मत हार गई हूँ। सुहानी ने उसकी आंखों में देखा और बड़े प्यार से कहा, बेटी हिम्मत हारने की नहीं, हालात को जीतने की घड़ी है। मंच पर खड़ा होना ज़रूरी नहीं, आवाज़ पहुंचाना ज़रूरी है। अमित ने सलाह दी, हम आशा का भाषण वीडियो रिकॉर्ड करके और आयोजकों को भेज सकते हैं, और अगर वे माने तो ये एक नया रास्ता होगा जहां शब्द शारीरिक मौजूदगी से भी आगे जाएंगे। आशा का चेहरा चमक उठा। उसी शाम आशा ने व्हील चेयर पर बैठकर कैमरे के सामने भाषण दिया।
उसकी आवाज़ में सच्चाई थी, आँखों में आग थी और शब्दों में बच्चों के लिए दर्द। बचपन खेलने, हंसने और सपने देखने के लिए होता है, बोझ ढोने और जिम्मेदारियां सहने के लिए नहीं। राज्य सम्मेलन में जब आशा का वीडियो चला, पूरा सभागार शांत था। फिर जैसे ही वीडियो समाप्त हुआ, तालियों की गूंज पूरे हॉल में फैल गई। कार्यक्रम संचालक ने कहा, आज इस बच्ची ने हमें बताया कि शरीर की सीमाएं कभी आत्मा को नहीं रोक सकती। आशा को सर्वश्रेष्ठ बाल प्रवक्ता का पुरस्कार मिला। पहली बार किसी बच्चे को वीडियो भाषण के लिए यह सम्मान मिला था। सुहानी की आंखों में आंसू थे, वही आंसू जो उसने कभी अपने पहले भाषण के बाद खुद के लिए बहाए थे। गायत्री देवी ने कहा, अब ये समझदारी खून में है, पीढ़ियों तक चलेगी। आशा 15 साल की हो चुकी थी। स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का अधिकार, शिक्षा और बाल श्रम जैसे मुद्दों पर बोलने लगी थी। एक नया सपना, आशा फाउंडेशन। एक दिन आशा ने सुहानी से कहा, माँ, मैं एक एनजीओ खोलना चाहती हूँ, आशा फाउंडेशन, जहाँ गांव के बच्चे स्कूल के बाद आकर खेलें, सीखें और खुलकर सपने देख सकें। सुहानी मुस्कुराई, बहुत अच्छा विचार है, मैं तेरे साथ हूँ बेटी। लेकिन विरोध शुरू हो गया। कुछ ही दिनों में गांव के कुछ पुराने सोच वाले लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अब इस बहू की बेटी भी नेता बन गई है, घर के काम तो आते नहीं और ये बच्चियां समाज बदलने चली हैं, एनजीओ के नाम पर पैसा बटोरेगी। एक पंचायत में तो किसी ने यहाँ तक कह दिया, पहले बहू को चढ़ाया, अब बेटी को, कहीं यह पूरा खानदान ही गांव के सिर पर न चढ़ा जाए। एक दिन आशा घर आकर रोने लगी, माँ, क्या मैं गलत कर रही हूँ? क्या सच में लोग मुझे गलत समझ रहे हैं? सुहानी ने उसका माथा चूमा और कहा, जब लोग तुम्हें गलत समझने लगे, समझ लो तुम कुछ सही कर रही हो। सुहानी अगली सुबह खुद पंचायत में पहुंची। उसने सबके सामने खड़े होकर कहा, अगर मेरी बेटी को सपने देखना जुर्म है तो मैं सबसे पहले उस जुर्म में भागीदार हूँ। एक माँ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों को डर से बचाना। मैं आशा की ढाल हूँ और जब तक सांस है इस ढाल में कोई दरार नहीं आने दूंगी। पंचायत में सन्नाटा था। फिर गांव की कई और औरतें खड़ी हो गईं। हम भी अपनी बेटियों को आशा फाउंडेशन भेजेंगे। हम भी चाहती हैं कि हमारी लड़कियां खुले में बोलें, लिखें, सोचें। एनजीओ की शुरुआत आखिरकार गांव के स्कूल के पुराने हॉल में आशा फाउंडेशन शुरू हुआ। पहले ही दिन 30 बच्चे आए, कुछ स्कूल के, कुछ स्कूल से छूटे हुए। आशा ने उन्हें रंग भरना सिखाया, सुहानी ने कहानी सुनाई और गायत्री देवी ने पहली बार ताली बजाई। आशा फाउंडेशन की गूंज अब दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने लगी थी। जिला अधिकारियों ने फाउंडेशन को देखकर कहा, ऐसा मॉडल पूरे राज्य में लागू होना चाहिए, हम सरकारी सहयोग देंगे। यह सुनकर गांव वाले भी गर्व महसूस करने लगे। लेकिन जब फाउंडेशन की टीम ने दूसरे मोहल्लों में जाने की कोशिश की तो असली चुनौती सामने आई। गांव का पिछड़ा इलाका, जहां कुछ रूढ़िवादी जातियां रहती थी, वहां की लड़कियों को स्कूल भेजना तो दूर, घर से निकलने की भी आज़ादी नहीं थी। जब आशा की टीम वहां गई और बोला, हम आपकी बेटियों को फाउंडेशन में बुलाना चाहते हैं, तो जवाब मिला, हमारी लड़कियां घर का काम करती है, पढ़ लिख कर क्या करेगी? लड़की को पढ़ाकर बिगाड़ोगे क्या? आशा ने देखा लड़कियों की आंखें बहुत कुछ कहना चाहती थीं पर बोल नहीं पाती थीं। सुहानी की अग्नि परीक्षा। फिर एक बार आशा उदास हो गई। वह बोली, माँ, क्या सबको बदल पाना संभव नहीं है? सुहानी ने कहा, बेटी, बदलाव कोई चीज़ नहीं जो दिया जाए, ये तो चिंगारी है जो दूसरों के अंदर जलानी पड़ती है। और वह खुद उस मोहल्ले में गई। सुहानी ने उन घरों की औरतों को इकट्ठा किया और कहा, जब मेरी सास ने मुझे पढ़ने दिया तब मैं समझदार बनी, जब मैंने अपनी बेटी को उड़ने दिया तब वह आशा बनी,
और अगर आप अपनी बेटियों को मौका नहीं देंगी तो क्या कभी जान पाएंगी कि उनमें क्या छिपा है। धीरे धीरे एक एक माँ आगे आई। क्या वो सिर्फ 2 घंटे के लिए जा सकती है? क्या कोई उसे लेने भी आएगा? क्या वो घर का काम कर लेगी फिर भी? सुहानी ने हाँ में सिर हिलाया। कुछ दिनों बाद उसी पिछड़े इलाके की 6 लड़कियां फाउंडेशन में आई। वे पहले चुप थीं, फिर रंगों से, कहानियों से, आशा की हंसी से वे खुलने लगी। अब फाउंडेशन में गांव के हर हिस्से की बेटियां थीं। एकता, रंगों और सपनों की दुनिया बन चुकी थी। एक सुबह गांव के डाकिये ने एक बड़ा लिफाफा घर पर लाकर दिया। उसमें लिखा था, राष्ट्रीय महिला और बाल अधिकार सम्मेलन। आशा फाउंडेशन को बाल अधिकारों में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। आशा मिश्रा को आमंत्रित किया जाता है। मुख्य वक्ता के रूप में पूरा गांव खुशी से झूम उठा। गायत्री देवी ने तो खुशी में हलवा बना दिया, लेकिन आशा थोड़ा गंभीर थी। माँ नहीं जाएगी? आशा ने पूछा। माँ, इस बार आप मेरे साथ क्यों नहीं चल रही? सुहाने ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तू अकेली जा सकती है। अब तू मेरी नहीं, सबकी आशा बन चुकी है। सुहाने ने उसके बैग में एक चिट्ठी रखी और कहा, बस इसे मंच पर पढ़ना, मेरी जगह यही तेरे साथ होगा। राजधानी का बड़ा सभागार, कैमरे, मीडिया, सरकारी अधिकारी और हजारों लोग। आशा मंच पर पहुंची, थोड़ी घबराई, फिर माँ की चिट्ठी निकाली और पढ़ना शुरू किया। प्रिय आशा, जब तू मेरी गोद में आई थी तब मैंने तुझे बस एक चीज़ सिखाने का वादा किया था, संवेदनशीलता। ज़िंदगी में तुझे बहुत तालियां मिलेगी, लेकिन सबसे कीमती ताली वो होगी जो किसी की आंखों में उम्मीद जगा दे। तू अब उस राह पर है जहां तुझे कई बार अकेले चलना पड़ेगा। लोग सवाल करेंगे, रोकेंगे, पर तू चलती रहना। याद रख, समझदारी का मतलब ये नहीं कि तू हमेशा सही हो, बल्कि ये कि तू किसी और की ज़िंदगी को बेहतर बना सके। और हाँ, जब तू मंच पर खड़ी हो तो समझना कि तेरी माँ वहाँ तेरे साथ खड़ी है। तेरे शब्दों में, तेरी सोच में, तेरी माँ सुहानी। मंच पर सन्नाटा छा गया। फिर किसी ने खड़े होकर ताली बजाई और फिर पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। आशा को राष्ट्रीय बाल प्रेरणा सम्मान से नवाजा गया। अखबारों की हेडलाइन बनी, समझदार बहू की बेटी अब पूरे देश की प्रेरणा। गांव लौटते ही आशा ने माँ को गले लगाकर कहा, माँ, मैं आप जैसी बन पाई क्या? सुहानी ने कहा, नहीं, तू मुझसे भी बेहतर बनी है। आशा अब 18 साल की हो चुकी थी, एक मजबूत, संवेदनशील और आत्मविश्वासी युवती। सुहानी अब गांव की सबसे सम्मानित महिला थी, जिसे लोग प्यार से माँ जी कहने लगे थे। लेकिन एक दिन सब कुछ थम गया। गायत्री देवी की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी। एक सुबह वे चुपचाप चली गई, जैसे कोई बिना शोर किए अपना काम पूरा करके निकल गया हो। घर में सन्नाटा था, पर किसी ने चीख पुकार नहीं की। सबकी आंखों में आंसू थे, पर मन में एक अजीब सी शांति, क्योंकि सब जानते थे कि उन्होंने अपनी बहू और पोती को सबसे बड़ी विरासत दी थी, समझदारी। गायत्री देवी ने अपने कमरे की अलमारी में एक छोटा सा पत्र छोड़ा था। लिफाफे पर लिखा था, मेरी बहू और मेरी पोती के नाम, मेरी आखिरी बात। सुहानी और आशा ने कांपते हाथों से वह पत्र खोला और पढ़ा। मेरी बहू सुहानी और मेरी पोती आशा को मैं कभी कह नहीं पाई, पर हमेशा मानती रही, तुम दोनों मेरी सबसे बड़ी जीत हो। सुहानी, तूने इस घर में कदम रखा तो मैंने तुझे कमज़ोर समझा, पर तू ही मेरी सबसे बड़ी ताकत निकली। आशा, तूने वो उड़ान भरी है जो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखी थी। अगर मेरी मौत के बाद भी किसी को मेरी सोच में बदलाव दिखाई दे तो समझना कि मैं एक समझदार सास बनी थी। मेरी आखिरी सलाह, घर की दीवारें अगर औरतें तय करें तो वे कभी तंग नहीं होती, और समाज अगर बेटियों को सुने तो कभी अंधा नहीं होता।
मेरी अर्थी को आंसुओं से नहीं मुस्कान से विदा करना, क्योंकि मैंने तुम दोनों में खुद को जिंदा छोड़ दिया है। उस दिन गायत्री देवी की अर्थी पर कोई विलाप नहीं हुआ, बल्कि गांव की सभी औरतों ने सफ़ेद साड़ी पहनकर हाथ जोड़कर उन्हें विदा किया। आशा ने फाउंडेशन के दरवाजे पर एक पट्टिका लगवाई। यह संस्था एक सास, एक बहू और एक बेटी की समझदारी की देन है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह 3 पीढ़ियों की सोच, संघर्ष और बदलाव की यात्रा थी। सुहानी जिसने बहू होकर घर को बदला, आशा जिसने बेटी होकर समाज को संवारा, गायत्री देवी जिन्होंने सास होकर स्वीकार करना सीखा। तो दोस्तों, अगर इस प्रकार की और भी आप कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।